आत्मीय भाइयों एवं बहनों, सुप्रजनन भावी पीढ़ी का नव सृजन, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय आपको पढ़कर सुना रहे थे, देव मानवों के सृजन हेतु प्रस्तावित कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। इस संदर्भ में वैज्ञानिक जेबीएस हेल्डन का कहना था कि मानव कलम को कुशलता से तैयार कर वर्तमान की सारी खामियों को दूर किया जा सकता है। जैसे हम गुलाब की कलम लगाते हैं और एक नया गुलाब का पौधा तैयार करते हैं, यही बात वैज्ञानिक जेबीएस हेल्डन का कहना था। जो भावी वैज्ञानिक प्रगति में संभावित सभी प्रतिकूलताओं का सामना कर सके, ऐसी कलम, मानव की ऐसी कलम को तैयार करना है जो वर्तमान की सारी खामियों को दूर करे और भावी वैज्ञानिक प्रगति में संभावित सभी प्रतिकूलताओं का सामना कर सके, जिसमें दूसरे ग्रहों की यात्रा भी है। फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन्स रोसे का विचार है कि मानव कलम का उपयोग व्यक्ति के खंडित स्वरूप में बदलने के लिए, उसे अमरत्व प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के जीव कोशिका विशेषज्ञ रॉबर्ट मैकवेल ने निम्न जातियों के जीवधारियों पर मानवीय कलम लगाकर उन्हें नर पशु या पशु नर स्तर के नए जीवधारियों की संरचना की बात सिद्धांततः स्वीकारी है। वे कहते हैं कि आवश्यक नहीं है कि समान जात के बीच ही प्रजनन प्रक्रिया सीमित रहे। यह कदम रति क्रिया के द्वारा तो नहीं, पर जीन्स आरोपण के प्रयोग द्वारा आज न सही कल संभव हो सकता है। फिलाडेल्फिया के रॉबर्ट ब्रिक्स भी इस संभावना को स्वीकार करते हुए तदर्थ शोध करने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हैं। जैक्सन लेबोरेटरी, बार हावर्ड्स मैने के जीव पुनरुत्पादन विभाग के वैज्ञानिक पीटर होप के अनुसार, यदि स्तनधारी जीवों पर प्रयास किए जाए तो मानव कलम संभव है। अमेरिका के प्रायः 100 से भी अधिक विश्वविद्यालय एवं दर्जनों निजी शोध संस्थान जीन्स के परिवर्तन एवं प्रत्यारोपण पर शोध कर रहे हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी एवं रूस ने भी इस विषय में दिलचस्पी दिखाई है। वनस्पति जगत एवं मनुष्येतर प्राणियों पर जेनेटिक इंजीनियरिंग के सफल प्रयोगों के उपरांत अब विज्ञान जगत में चर्चा का महत्वपूर्ण विषय यह है कि क्यों ना वे प्रयोग मनुष्य की नस्ल सुधारने के लिए भी किए जाएं। इस संदर्भ में वे संसार के मूर्धन्य नर नारियों से एक मार्मिक अपील करने जा रहे हैं कि वे अपनी प्रतिभा को भावी पीढ़ियों के लिए छोड़ जाने की बात सोचें और व्यक्तिगत असुविधा को सहन करते हुए भी प्रतिभा संपन्न पीढ़ियों के सृजन में सक्रिय योगदान दें। यद्यपि इस प्रसंग में दाम्पत्य जीवन की सघनता पर आंच आने और नैतिक मूल्यों तथा पारिवारिक उत्तरदायित्वों में व्यतिक्रम होने जैसे खतरे सोचे जाते हैं, फिर भी
विज्ञजनों का कथन है कि बड़े लाभ के लिए छोटे नुकसान उठा लेने में इतना हर्ज नहीं कि उतने से अपडर के लिए एक महान संभावना का परित्याग किया जा सके। मित्रों, महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में नियोग प्रथा की परंपरा को शास्त्र सम्मत बताया है और उसका समर्थन किया है। नियोग का अर्थ है आवश्यकतानुसार विवाहित पति पत्नी का अन्य किसी से संतानोत्पादन कर लेना। विशेष परिस्थितियों में इसे उन्होंने अनुचित नहीं माना। साथ ही समर्थन में कई शास्त्र वचन तथा घटना उद्धरण भी दिए हैं। हनुमान पुत्र मकरध्वज, भीम पुत्र घटोत्कच की कथा गाथाएं प्रख्यात हैं। व्यास जी ने अपनी 3 भावजों से नियोग करके पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर को जन्म दिया था। पाराशर के द्वारा मत्स्य गंधा के नियोग की भी पुराणों में उल्लेख है। ईसा मसीह का जन्म कुमारी माता के पेट से हुआ था। कर्ण का जन्म कुंती के उदर से हुआ था। कुंती एक दिन गायत्री मंत्र का जप कर रही थी। महाभारत में कथा आती है कि वे उस दिन अत्यधिक ध्यानावस्थित थी। उन्हें लगा जैसे भगवान सूर्यदेव उनके पास हैं, उन्हें स्वीकार कर रहे हैं। उनका भर्ग तेज उनके गर्भ में प्रविष्ट हुआ और वे सचमुच गर्भवती हो गई। कर्ण सूर्य के समान तेजस्वी और अप्रतिम दानी थे। वह क्षमता महाभारत के और किसी योद्धा में नहीं थी। पांडु ने एक बार ऐसे मृग के जोड़े का वध कर दिया जो उस समय काम क्रीड़ा कर रहे थे। पांडु को मृगों ने श्राप दिया, तुम्हारी मृत्यु भी ऐसे ही होगी। और इसके बाद की घटना है कि उनकी दोनों रानियों कुंती और माद्री ने देव शक्तियों के आवाहन के द्वारा अमैथुन पुत्रों को जन्म दिया। यम के पुत्र युधिष्ठिर साक्षात धर्मावतार थे। इंद्र के पुत्र अर्जुन के शौर्य और पराक्रम का कोई और जोड़ीदार नहीं था। भीम मरुत के पुत्र थे। उनमें वायु से भी प्रचंड बल विद्यमान था। नकुल सोम अंश से जन्मे होने के कारण ज्योतिर्विद्या के अद्वितीय पंडित थे। एकमात्र सहदेव ही ऐसे थे जो सहवास से पैदा हुए थे और वह ऐसे थे जिनमें अन्य भाइयों की अपेक्षा सांसारिकता का भाव और कामनाएं अधिक थीं। हम देव शक्तियों के संपर्क में आकर आत्म तेज विकसित करते हैं। उनका प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता हुआ चला जाता है। ये बात हमें इन उदाहरणों में देखने को मिलती है। भारतीय अपने आप को देव शक्तियों का अंश, ऋषिपुत्र आदि मानते हैं। उनके ज्ञान, गुण, सौंदर्य आदि की क्षमता पाश्चात्य जगत नहीं कर सकता। कौरव भ्रूण संतान थे। अंजनी पुत्र हनुमान पितरहीन संतान थे। इन घटनाओं से यह सिद्ध हो गया कि संसार में ऐसे तथ्य विद्यमान हैं जो गुण और स्वभाव से मानव प्रकृति के होकर भी ज्ञान, शक्ति और गुणों की दृष्टि से बहुत विकसित होते हैं। उनसे तीन्द्रिय संपर्क स्थापित कर कोई भी स्त्री या पुरुष अपने आप में उन दैवीय प्रतिभाओं को विकसित कर सकता है। साथियों, कोशिकाओं के द्वारा नए बच्चों
को जन्म देने की बात अभी भविष्य के गर्भ में है, परंतु अमेरिका के एक वैज्ञानिक रॉबर्ट ग्राहम ने शुक्राणु बैंक की स्थापना की है और फरवरी 1980 में अपने एक प्रयोग की सूचना दी है। इस प्रयोग को संसार भर में गंभीरता से लिया गया है। इस प्रयोग में अमेरिका की 3 महिलाओं ने नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकों से प्राप्त किए गए शुक्राणुओं से गर्भ स्थापित किया। इन महिलाओं ने रॉबर्ट ग्राहम के सीमेन बैंक से संतानोत्पादन के लिए सहायता ली। जिन वैज्ञानिकों से इस बैंक के लिए शुक्राणु प्राप्त किए गए, उनमें अधिकांश अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित और मेधावी व्यक्ति हैं। एक वैज्ञानिक विलियम शोकले को सन 1956 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। मित्रों, ऐसी बात नहीं है कि रॉबर्ट ग्राहम ने इस तरह के प्रयोग की पहली कल्पना की हो। इस संबंध में प्रयास तो वर्षों से किए जा रहे थे। सर फ्रांसिस गाल्टन ने इस दिशा में ठोस कार्य किया था और काफी कुछ सफलता भी प्राप्त की थी। उस सफलता से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर विज्ञान की एक नई ही शाखा अस्तित्व में आई, जिसे यूजेनिक्स सुप्रजनन विज्ञान कहा गया। सर फ्रांसिस गाल्टन के बाद इस दिशा में कई वैज्ञानिकों ने प्रतिभाशाली व्यक्तियों के शुक्राणुओं से उनके समान ही प्रतिभा संपन्न संतानों को जन्म देने का कार्यक्रम आगे बढ़ाया। हरमन मुलर ने इस विचार से इन प्रयोगों को आगे बढ़ाया कि लोग प्रतिभाशाली और मेधावी संतानों को जन्म दे सकें। अब साथियों, अब सुप्रजनन के संदर्भ में जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक विशेष विज्ञान शाखा ही अपने प्रयोग परीक्षण में जुट पड़ी है। जिस प्रकार अन्य क्षेत्रों में वैज्ञानिक उपलब्धियां अपने चमत्कार दिखा रही हैं, उसी प्रकार सोचा यह भी जा रहा है कि प्रतिभाशाली महामानवों का भी उत्पादन बढ़ाया जाए। इनके बिना समाज एवं विश्व की व्यवस्था तथा प्रगति का रथ रुका ही रहेगा। मित्रों, इस संदर्भ में उनकी पकड़ और पहुंच इसी परिधि में परिभ्रमण कर रही है कि उपयुक्त जोड़े मिलाकर वैसा ही प्रजनन संभव बनाया जाए। उपयुक्त से इनका तात्पर्य है स्वस्थ, समर्थ। पशु जगत में इस दृष्टि से समर्थ नर मादाओं के जोड़े मिलाए जा रहे हैं। मादा से भी अधिक महत्व नर को दिया जा रहा है। पशुओं के प्रयोग मानवों पर कहां तक लागू होंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तरीके क्या अपनाए जाएं, यह विवादास्पद है। तो भी इस निर्णय पर पहुंचने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। मानवीय प्रगति के लिए व्यक्तित्वों के मूलभूत आधार वंशानुक्रम को भी ध्यान में रखा जाए। आशा की जानी चाहिए कि आज नहीं तो कल कोई ऐसा मार्ग निकल आवेगा जिसमें दाम्पत्य जीवन की सुविधा तथा पवित्रता बनाए रखकर जीन्स स्तर पर मनुष्य को समुन्नत बना सकना संभव हो सके। कृत्रिम उपचारों की अपनी एक सीमा है। साथियों, कृत्रिम उपचारों की अपनी एक सीमा है। अध्यात्म अनुशासन इस सीमा तक जाने की आज्ञा भी नहीं देता। घटिया संतानों की संख्या बढ़ाने की अपेक्षा उचित यह है
कि सुसंस्कृत संतति जन्म ले, बिना संयम उपचार अपनाए। कड़ी तप तितिक्षा किए वह भी संभव नहीं। मित्रों, आज के कामुकता भरे वातावरण में जो जनसंख्या की वृद्धि हुई है, उसका मूल कारण है दाम्पत्य जीवन में बरती जाने वाली वर्जनाओं का उल्लंघन। सुसंस्कृत नागरिक तभी इस धरा पर जन्म लेंगे जब उन्हें उपयुक्त वातावरण एवं उपयुक्त पात्र मिले। साधना उपचारों को अपनाकर ही सुसंस्कृत पीढ़ी सभ्य आदर्श निष्ठ नागरिकों की संख्या बढ़ सकती है। यही देव संस्कृत का उत्थान, पुनरुद्धार कर सकते हैं। साथियों, आगे इसी क्रम में आपको मानवीय नस्ल सुधारने में आनुवंशिकी के प्रयोग के बारे में बताएंगे, इसी पुस्तक से पढ़कर अगले वीडियो में। ओम शांति।